तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ बीटीटी लाइफ सिमुलेटर के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि समय बीतने लगता है और यहाँ पर सेकेंड लाइफ सिमुलेशन की भी बारी आ चुकी होती है, जिसके बाद ज़ियोमिंग चला जाता है उन पहाड़ों के बीच में ताकि वो अकेला रहकर उन सब लाइफ सिमुलेशन को एहसास कर सके। और दिखाया जाता है कि वो अपने पैरों को क्रॉस करके लाइफ सिमुलेशन को स्टार्ट करता है। स्टार्ट हो जाता है लाइफ सिमुलेशन, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो डे 1 में जल्दी उठता है, कल्टीवेट करता है, डे 2 में भी जल्दी उठता है और जिया फैमिली के माउंटेन में जाता है, जहाँ पे उसे एक सांप ने काट लिया होता है। तीसरे दिन में वो सांप को जहर को मारने के लिए दवा लेता है और 22वां दिन होता है वो अपने आप को कल्टीवेट करता है और डो डिस्पल 3rd स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेता है। डे 23 आता है जहाँ पे उसने अनदर डॉकी टेस्ट को परफॉर्म किया था, जिसके बाद उसके इंटेंशन के बारे में पता चल गया होता है। डे 24 आता है जहाँ पे ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। डे 87 आता है जहाँ पे वो डॉ डिस्पल 4 स्टार हो चुका होता है। डे 97 आता है उसे सॉ फैमिली से डो टेक्निक हॉल मिलती है, जो कि एक लो ग्रेड हंटिंग क्लास टाइगर पावर फेस्ट होती है, जो कि बहुत ही लो ग्रेड की होती है। 98 डे होता है और फिर से उस डॉ टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही टाइम फिर से बीतने लगता है। डे 92 आता है जहाँ पे वो एक सिटी में घूम रहा होता है और उसे वहाँ से एक स्टोरेज रिंग भी मिलती है, जो कि उसे मिटल हॉक्सन हाउस से मिली होती है। डे 357 आता है जहाँ पे सॉ क्लैन फिर से कल्टीवेशन टेस्ट को प्रेजेंट करता है, जहाँ पे इस बार वो अपने स्ट्रेंथ को हाई नहीं करता है, बल्कि वो सबके सामने अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डॉ डिस्पल की होती है, जिसके कारण शॉक लाइन के जितने ही बंदे होते हैं वो सभी शॉक में जा चुके होते हैं उसके टैलेंट को देखकर। डे 558 आता है जहाँ पे उसके कल्टीवेशन के हिसाब से उसे मेड और गार्ड्स दिए जाते हैं, उसकी टैलेंट चारों तरफ फैलने लगती है। डे 360 आता है जहाँ पे उसे फिर से जॉनिंग और बाकी सारे बच्चे खेलने को बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और अकेले ही कल्टीवेशन करने लगता है। डे 535 आता है जहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है, उसे की मेथड भी मिलती है। डे 537 आता है जहाँ पे उसने अपने डॉग के 5 एट्रीब्यूट को मेजर किया होता है, लेकिन यहाँ पे वो डिसअपॉइंट होता है कि वो एक फील्ड रिफाइनर नहीं बन सकता है। डे 662 आता है जहाँ पे वो जियानन अकेडमी में एडमिशन लेता है। डे 163 आता है जहाँ पे वो ग्रैंड एंडल को 30,000 गोल्ड कॉइन्स उसे मिलते हैं। डे 672 आते हैं जहाँ पे वो फिर से जियानन अकेडमी आता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। डे 1700 आ जाता है जहाँ वो जियानन अकेडमी का लॉ इन्फोर्समेंट टीम को ज्वाइन करता है। डे 100 2480 आ जाता है जहाँ पे उसने ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को ट्रेन किया होता है। डे 2498 आता है जहाँ पे उसने कई सारे प्रीसियस मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया होता है। डे 499 आता है जहाँ पे उसने ब्लेजिंग स्काई की को रिफाइन कर लिया होता है। डे 3400 आता है और ऐसे ही डे बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि धीरे धीरे वो डे बढ़ता जा रहा होता है। मैं यहाँ पे सबको कंसीडरेट में नहीं ले रहा हूँ वरना ये वीडियो और यहाँ पे कुछ सीन बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा। वैसे ही टाइम चलते जाता है और डे 3434 आता है जहाँ पे उसे सीक्रेट रेलम में जाना होता है, लेकिन वो जैसे ही हो जाता है वो मारा जाता है और इसी के साथ ही सिमुलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जैसे सिमुलेशन ख़त्म होती है उसे 3 टैलेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उसे 10 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और दूसरा आइटम होता है इंटरमीडिएट फाइटिंग टेक्निक ऑफ 1 क्लास, जिसका नाम फाइटिंग हैंड होता है। तीसरा होता है हाई लेवल की मेथड्स ऑफ डी क्लास, जिसका नाम होता है राइज ऑफ ट्विन स्पेयर्स, जिनमें से उसे किसी एक को चूज करना था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ियोमिंग थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे क्या चूज करना है।
वो जानता था और दिखाया जाता है कि वो चूज करता है हाई लेवल की मेथड ऑफ डी क्लास जिसका नाम होता है राइज ऑफ ट्विन स्पीड, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला था। उसके सामने दिखाया जाता है एक जेट स्लिप आता है, वो उसको अपने हाथों में लेता है। अब जैसे ही वो उस जेट स्लिप को अपने पास लेता है तो उसको कुछ सस्पिशियस लगने लगता है। वो उसमें अपने डॉकी की एनर्जी को डालता है। अब देखा जाए तो वो उसको टेस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे वो डॉकी की एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करता है तो वो स्टोन जेड उसके डॉकी को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से उसके डॉकी की टेक्निक्स के ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। दिखाया जाता है कि वो बार बार किए जा रहा होता है, लेकिन कितना भी कर लेने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता है। अब ये ऑब्वियस है कि वो अभी सिर्फ एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है, उसके पास अभी इतनी इनफ डॉकी नहीं है कि वो उससे एक्टिवेट कर सके, और वो उसमें बहुत ज़्यादा डॉकी डालने लगता है। लेकिन इसी हिसाब से वो कोलैप्स भी हो जाता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि ना जाने मैं कितना डॉकी को इसमें डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। और बाद में वो उसके देखने लगता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ये तो उसकी डॉकी के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अब इसकी डॉकी इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है। ये एक राइज ऑफ ट्विन स्पीड मेथड होता है जिसमें कि वो अपने आप को एक स्पेशल स्पीड में तब्दील कर सकता है, जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। और ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। अब दिखाया जाता है कि वो उसी पे लगा हुआ होता है और उसे बहुत ही खुशी मिलती है कि उसे ऐसी पावरफुल की मेथड टेक्निक मिल चुकी है जिससे कि वो अपने कल्टीवेशन को और भी अच्छे से बढ़ा सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ज़्यामिंग को, जो और कहता है कि मेरे पास अभी फ्लेम मंत्रा भी आ सकता है जो कि इवॉल्व कर सकती है। अब फ्लेम मंत्रा वही चीज़ होता है जिसके लिए हान फेंग ने पिछले दफ़ा अपने टीचर याओ लाओ को मौत के घाट उतार दिया होता है, जिसे मिला होता है तो सिर्फ जियोयन को ही, जो कि आगे चल के वो लॉयर रहता है इसलिए उसे मिलता है। यहाँ पर जियोमिंग को सिस्टम के हिसाब से ही उसे फ्लेम मंत्र मिल जाने वाला था। तो देखो ये कितनी खुश बदनसीब वाली बात है, जहाँ पे हान फेंग ने अपने टीचर को इस टेक्निक के लिए मार दिया होता है, वहीं पे जियोमिंग को तो ये फ्री में ही मिलने वाला था। यहाँ पे वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसके हायर लेवल तक ले आऊँ तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और वो ये भी सोचने लगता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राइज ऑफ ट्विन स्पीड इस फ्लेम मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो फ्लेम मंत्र जिसके लिए उसने अपने टीचर की हत्या की होती है, उस फ्लेम मंत्र, और जो अभी जियोमिंग ने अपने सिस्टम से मांगा होता है जिसका नाम होता है राइज ऑफ ट्विन स्पीड, वो उस फ्लेम मंत्र से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है, उससे ज़्यादा हाई लेवल की होती है। और इसे जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये मेरे द्वारा खोज ली गई है और पता नहीं मुझे यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो कहाँ पे मिलता। और वो उसी सब के बारे में बात करने लगता है, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर अलग जगह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे समय धीरे धीरे बीतने लगता है। फिर हमें जियोमिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। फाइनली वो थर्ड स्टार डॉग प्रैक्टिशनर में ब्रेक थ्रू कर देता है। वो कहता है कि ये समय आ चुका है अभी जियानान एकेडमी में एडमिशन करने का ना, क्योंकि मुझे लाइफ सिमुलेटर से तो यही पता चला था। अब आप ऐसा समझ लो कि लाइफ सिमुलेटर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि आगे ऐसा हो सकता है। अब 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 60, 70, 80 या कभी कभी 100% भी हो सकती है। और दिखाया जाता है कि लाइफ सिमुलेशन को यूज किए हुए उसे अभी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका होता है। और इस दौरान में उसने बहुत बहुत बार लाइफ सिमुलेशन को यूज कर दिया। आप लोग जानते हो 1 साल में 52 सप्ताह होते, तो लगभग उसने 52 बार लाइफ सिमुलेशन को एक्यूमुलेट कर लिया होता है, जिसके कारण उसके पास कई सारे ट्रेजर टेक्निक्स भी मौजूद हो चुके होते हैं। वो बहुत ही पावरफुल हो भी चुका होगा, जहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे वो बैठा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे नॉकआउट होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो कहता है यंग मास्टर जियोमिंग, आपको पैट्रियार्क और एल्डर्स ने बुलाया है। तो वो कहता है ठीक है मेरा इंतज़ार करो। हमें बताया जाता है कि इन 2 सालों में यहाँ पे उसने अपने उस लाइफ सिमुलेटर से कई सारे टैलेंट्स को पाया होता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल बड़ी होती है और यहाँ पे उसने अपने टैलेंट को छुपाया भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबे तक अपने टैलेंट को छिपाया रहना भी मुश्किल है। वो अपने कल्टीवेशन को सबके सामने एक्सपोज
करता है और जैसे ही वो सबके सामने रखता है वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि जितने भी एल्डर्स होते हैं, सारे के सारे हैरान हो जाते, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जब उसने उस टैबलेट पे अपने हाथ को रखा होता है तो सबको लगा था कि वो टैबलेट डैमेज हो चुका है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब बाद में उस मैजिक स्टोन को कंफर्म किया गया कि वो डैमेज नहीं है, तो जितने भी लोग थे उन सबके आंखें में अविश्वसनीय दिख रही थी। कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करने को तैयार था, लेकिन सबको गूज़बम्स आ रहे होते हैं। जियोमिंग अपने इन विचारों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि सियोयान वो एक डॉग प्रोटेक्शनल 12 साल के एज में बन जाएगा। जियोमिंग ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि जियोयान डॉग प्रैक्टिशनर 12 की उम्र में ही बन जाएगा और जियामा एम्पायर में बहुत ही फेमस हो जाएगा। और यहाँ पे वो सिर्फ अगर अपने कल्टीवेशन के रेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ 5 साल का ही है और वो 6 साल में डॉग प्रैक्टिशनर बन जाएगा, जो कि छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि जियान 12 साल का हुआ तब एक डॉग प्रैक्टिशनर बनेगा। वहीं पे जियोमिंग अपने कल्टीवेशन स्पीड के हिसाब से सिर्फ 6 सालों में बन जाएगा डॉग प्रैक्टिशनर, जो कि जियोयान को 12 साल लग जाने वाले हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली थी, इसकी न्यूज़ चारों जियामा एम्पायर हर एक जगह फैलने वाली थी, जहाँ पे सारे के सारे एम्पायर्स भी इस चीज़ को जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर कौन सा ऐसा फैमिली जिसमें ऐसा जीनियस आ चुका है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस टेस्ट के बाद उसे जिया फैमिली का फर्स्ट जीनियस का टाइटल भी मिल चुका होता है, जो कि जियोयान से अब छीन चुका होता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि यहाँ पे जियोयान मेन कैरेक्टर नहीं, वो एक सिर्फ साइड कैरेक्टर के जैसा ही रह गया। जियोमिंग सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर होने वाला है। दिखाया जाता है कि इस चीज़ से उसकी जो ट्रीटमेंट थी जिया फैमिली में वो आसमान छूने लगी। दिखाया जाता है कि उसे एक छोटे से कमरे से लेके एक बड़ी सी इंडिपेंडेंट कोर्टयार्ड में रख दिया जाता है, उसकी मंथली सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। उसकी ट्रीटमेंट सच में एक जीनियस जैसी हो रही थी। पहले तो वहाँ पे पैट्रियाज एल्डर्स उस पर अटेंशन भी नहीं देते थे, लेकिन अब देखो वो यहाँ पे उसे इनविटेशन दिया जा रहा है उसे बुलाने के लिए, और ये भी उसका एक फ़ायदा था अपने टैलेंट को एक्सपोज करने का, और इससे उसके लिए ही और भी अच्छा होने वाला था। देखा जाए तो उसके लिए गर्व वाली बात है, लेकिन उसे एरोगेंट नहीं बनना था, उसे कल्टीवेट करना था, इसलिए जो उससे अभी इज्जत मिल रही थी। ये टैलेंट पूरी के पूरी जियामा एम्पायर नाइट फेडरेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी, और उससे उन सारे वोफिल पॉइजन बॉडी डॉड इन ब्लड लाइन उन सभी से कम्पिटिट करना था अपने ट्रैश बॉडी के साथ। लेकिन यहाँ पे उसे पीछे नहीं हटना था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बटलर उसे बुलाने आया होता है वो उससे कहता है कि ओल्ड बटलर आखिरकार मुझे पैट्रियाज और एल्डर्स क्यों बुला रहे हैं। तो ओल्ड बटलर खासते हुए कहता है कि ये ओल्ड सर्वेंट इतना श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो लोग आपके फ्यूचर कल्टीवेशन के बारे में बात करने के लिए बुला रहे हैं। तो ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता कि मेरे फ्यूचर कल्टीवेशन के बारे में। अब यहाँ पे सिमुलेटर से उसे आगे के बारे में पता तो था, लेकिन उसे इतना कुछ नहीं पता था। जियोमिंग को बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता कि आगे ऐसा हो सकता था, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला था कि आगे एल्डर उसे क्यों बुला रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं आऊँगा, जिसके बाद वो ओल्ड बटल भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियोमिंग कहता है कि ये तो बहुत ही पोलाइट वाली बात हो गई थी। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से हॉल स्पेसेस में जाता है जहाँ पे कुछ ही लोग मौजूद होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे जैसे वो एंट्री करता है उसको देखकर जितने भी लीडर्स होते हैं 3 एल्डर्स होते हैं वो सभी कहते हैं जियोमिंग तो तुम आ ही गए हो। जैसे वो आता है उन सबके चेहरे पे मानो अलग ही स्माइल आ चुकी होती है, और इसे देखकर हमें जियोमिंग को दिखाया जाता है जो कि उन सबके सामने बो करता है, जिसको देखकर जियोजन कहता है कि इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो हमें बात करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियोमिंग को जो कि वहाँ पर बैठ चुका होता है, और अब फिर हमें जियोजान को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी बातों से थोड़ा सा अननोन हो चुका था। वो यहाँ पे जियोमिंग को जीतना चाहता था, उसे अपनी तरफ में ले आना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे जियोमिंग बहुत ही राइवल था अपने जियोयान के लिए। अब यहाँ पे आके जियोमिंग बैठ चुका होता है, वो उन सारे एल्डर्स की तरफ देखने लगता है, और यहाँ पे वो सीधा सवाल पूछता है कि पैट्रियार्क और
एल्डर, आखिरकार यहाँ पे आपका क्या रीज़न है मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। अब ये सवाल सुनकर वो सब उसकी तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो वो सुनकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर्स कहते हैं हाँ चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी करेंट कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो इसको सुनकर वो कहता है कि आपको यहाँ पे मेरे फ्यूचर प्लानिंग क्यों करना है मेरे करेंट कल्टीवेशन लेवल पे। तो ये सुनकर जियोजन ऑकवर्डली हो जाता है और वो कहता है कि एक्चुअली हमारे पास उतना कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे क्यूरियस हूँ। अब यहाँ पे बाकी के एल्डर्स भी क्यूरियस होते हैं कि आखिर जियोमिंग अभी किस लेवल पे आ चुका होगा, क्योंकि उस जियोमिंग जब उसने स्टोन को अपने स्ट्रेंथ को प्रूव किया था तो वहाँ पे टाइम बीत चुका होता है अभी तक में, और वो जानना चाहता है कि उस समय से लेकर अभी तक वो अपने आप को कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ पे जियोजान को भी दिखाया जाता है जो कि उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है। अब ये सब देखकर जियोंग भी स्पीचलेस हो जाता है, वो भी शॉक हो जाता है। और यहाँ पर वो कहता है कि असल में ऐसी बात है कि वो अभी ऑलरेडी 3 स्टार डॉग प्रैक्टिशनर बन चुका है। तो इसको सुनकर वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि एक 6 साल का छोटा बच्चा 3 स्टार डॉग प्रैक्टिशनर कैसे बन सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पे सभी एल्डर्स आपस में देखने लगते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए बुलाया है और तुम अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानते होगे हमारे फैमिली सिचुएशन के बारे में। तुम ये भी जानते हो कि जॉ फैमिली ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है। जॉ मैंग सॉ फैमिली की मंथली एनुअल इनकम ओनली 1 लाख गोल्ड कॉइन्स है, और यहाँ के सब फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी सिर्फ 3 स्टार डॉग ग्रैंड मास्टर है, जो कि ऑब्वियसली वहाँ के क्लैन लीडर होने वाले थे यहाँ पे, और उसे अभी किसी बड़े से एम्पायर में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो वो पूछता है मतलब इसका क्या, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सीनियर्स को हमारे जैसे एक छोटे मोटे क्लैन में रहना बहुत ही वेस्टफुल है, हम तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पे चूज करना हो कि तुम किस एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे 2 एकेडमी थे, जियाननान एकेडमी और दूसरा मिस्टी क्लाउड सेट, उन दोनों में से किसी एक में उसे चूज करना था। और यहाँ पे अगले दिन उसका सिलेक्शन होने वाला था, और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम किसको चूज करना चाहोगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जियोमिंग को, जो कि वो कहता है कि मैं यहाँ पे चूज करना चाहूँगा जियाननान एकेडमी को। अब ये सुनकर वो सभी कहते हैं क्यों, आखिरकार तुम जियाननान एकेडमी में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसमें क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे मिस्टिक क्लाउड से उससे हायर लेवल का सेक्ट है, तुम्हारी कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी हाई लेवल की है, जिसके कारण तुम वहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं जियाननान एकेडमी में ही जाना चाहूँगा। अब यहाँ पे उसके पास रीज़न होते हैं कि आखिर क्यों वो एक छोटे से सेक्ट में जाना चाहता है, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही कि वो एक बड़े से सेक्ट में जा सकता है। इसका सीधा जवाब ये था कि जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट था ना, वो असल में सोल हॉल के साथ मिला हुआ था, उसकी मदद कर रहा था, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसी कारण वो उसमें ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और यहाँ पे लास्ट में उसे ही डिसीजन किया जाता है कि आखिरकार तुम किस में चूज करो। पहले तो बहस होती है, सारे एल्डर्स उसको कहते हैं मिस्टिक लाइन में जाओ, लेकिन यहाँ पे वो लास्ट में जियोमिंग कहता है कि मैं जियाननान एकेडमी में जाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले जियोमिंग को 30,000 गोल्ड कॉइन्स दिया जाता है ताकि वो अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज और बाकी सबके खर्चे को उठा सके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जियोमिंग की आगे की जर्नी कैसी होगी, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।